हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू पर। तो यहाँ पे अपन लोग एनसीईआरटी किताबों को डिस्कस कर रहे थे। आज अपन लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 को, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है संसाधन। तो जानेंगे संसाधनों के बारे में, किस प्रकार के संसाधन होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, ये अपन लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक शब्दावली दी गई है, पेटेंट। पेटेंट क्या होता है कि किसी विचार या फिर आविष्कार पर ये एकमात्र अधिकार होता है, जिसको यहाँ पे पेटेंट शब्दावली आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखें तो संसाधन क्या होते हैं। संसाधन जो मानव के लिए उपयोगी हो तथा स्वयं मानव संसाधन है, यानी कि एक तो मानव के लिए जो भी उपयोग में आ रहा है, जो भी चीज़ आप लोग यूज में ले रहे हो, कोई भी बेस्ट चीज़ है वो आपके यूज में आ रहा है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। और दूसरा, मानव उस चीज़ को उपयोगी बना रहा है, इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होगा वो क्या हो जाएगा, मानव हो जाएगा। समय व प्रौद्योगिकी पदार्थों को संसाधन में बदलते हैं, यानी कि एक तो टाइम और दूसरा प्रौद्योगिकी, ये दोनों क्या करते हैं, जो पदार्थ होते हैं उनको किस में बदलते हैं, संसाधनों में बदलते हैं। यहाँ पर संसाधन के प्रकार देखिए। संसाधन के जो प्रकार होते हैं तो वो कैसे देखिए, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और एक मानव खुद संसाधन। ठीक है, तो चलिए कैसे ये कौन कौन से संसाधन कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो वो आपके वायु, जल, मृदा और खनिज हो जाएंगे। प्राकृतिक इसलिए क्योंकि वायु ना तो आपने बनाई है ना मैंने बनाई है, जल ना तो आपने बनाया ना मैंने बनाया है। ठीक है, ये प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें हमें मिली हैं वो प्राकृतिक संसाधन में आ जाएंगे। और जो वर्गीकरण है, इनको वर्गीकरण देखा जाए तो विकास के उपयोग के आधार पर वास्तविक, जैसे कि रूढ़ प्रदेश हो जाएगा, और संभाव्य, यानी कि जहाँ पर संभावना है कि यहाँ पे आपको खनिज मिल सकता है, तो जैसे आपका यूरेनियम लद्दाख में है, इसकी संभावना है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अजैव, दूसरा होता है जैव। अजैव में आप लोग पढ़ते हो निर्जीव चीजें, निर्जीव जो के जैसे कि जो सांस नहीं ले सकती हैं। ठीक है, तो उनमें आप लोग मृदा है, चट्टाने हैं, इनको आप पढ़ते हो। और जैव जो कि जीवित होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु जो कि श्वास लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए तो विस्तृत वर्गीकरण इनका देखा जाए तो नवीकरणीय होता है, दूसरा अनवीकरणीय होता है। नवीकरणीय जो कि जैसे आज नष्ट हो रहा है, सुबह फिर से वो रीयूज हो जाए, फिर नष्ट हो रहा है फिर से बन जाए, यानी कि जो बार बार यूज में आ सके, वो आपका नवीकरणीय होता है। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो जाएगी। अनवीकरणीय एक बार यूज करने के बाद में आप लोग कई लाखों सालों तक उसको यूज ना कर पाए, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो आपका कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, एक बार यूज करने के बाद में आप कभी उसको यूज कर नहीं पाओगे। वितरण के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, सर्वव्यापक, जैसे कि आपको सब जगह पे मिल जाए, स्थानिक जो कि मेन जगह पे होता है, कहीं कहीं पे होता है। ठीक है, सर्वव्यापक आप लोग कहीं भी चले जाइए, आपको हवा की लहरें तो मिल ही जाएंगी। लेकिन तांबा लोहा, ऐसा थोड़ा ना कि आप अपने घर में खुदाई करने लग जाओगे तो वहाँ पर तांबा मिल जाएगा, आपको लोहा मिल जाएगा, लेकिन हाँ आपके घर में आपको हवा मिल जाएगी। ठीक है, तो ये स्थानिक होते हैं, किसी स्पेसिफिक जगह पे मिलते हैं, और सर्वव्यापक ये कहीं भी मिल जाते हैं। आगे बढ़िए तो दूसरा होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित में प्राकृतिक संसाधन जो मानव बुद्धि, पूंजी, कौशल विकास द्वारा उपयोग संसाधन, जैसे कि लौह अयस्क, इस्पात बनता है। यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें मानव अपनी बुद्धि लगाता है, पूंजी लगाता है और अपना विकास लगाता है, कौशल विकास लगाता है, उसके द्वारा वो संसाधन बनाता है। जैसे आपने कहीं मतलब रॉ मटेरियल लिया, लोहे का ही मान लीजिए इस्पात लिया, और उससे आपने क्या बना दिया, जो जाली जंगले होते हैं या फिर आपकी खिड़की दरवाजे होती हैं, ये बना दिया आपने, तो ये क्या होगा, आपके लिए संसाधन बना, लेकिन मानव के द्वारा निर्मित बना। ठीक है, अब मानव कैसे है, लोक मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, मानव संसाधन विकास। ये जो मानव है खुद संसाधन है, कैसे करता है, वो अपने रूप में शिक्षा के लिए बन जाता है, जैसे टीचर बन गया, स्वास्थ्य कौशल बन जाता है, तो ये भी इंसानों को संसाधन का काम करता है ना, कि जो स्टडी है वो भी संसाधन होता है, और डॉक्टर की सुविधा, जैसे चिकित्सा की सुविधा होती है, वो भी संसाधनों में ही आता है, तो ये आपके मानव संसाधन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मानव संसाधन दिया गया है, इसको आप लोग जान लीजिएगा, ये आपका मानव संसाधन है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़िए, संसाधन संरक्षण। अब संसाधन संरक्षण कैसे करना है, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत हैं जो संसाधन संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। कौन कौन से कैसे कैसे करने हैं, तो ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। सतत पोषणीय जो विकास है उसमें जीवन के सभी रूपों को
आदर व देखभाल करना है, यानी कि जो भी है उन सभी आपके जो संसाधन आते हैं उनका आपको बहुत अति शोषण नहीं करना है, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही उसका यूज करना है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है, पृथ्वी की जीवन शक्ति व विविधता का संरक्षण करना है, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास कम करना है। ठीक है, जैसे अब अभी क्या हो रहा है कि जो जल है बाथ टब में है या फिर स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वो पूरा पानी जो होता है वो वेस्ट होता है। तो ये जो अति ह्रास हो रहा है उसको हमने बहुत ज़्यादा कम करना है। पर्यावरण के प्रति मानव की नकारात्मक अभिवृत्ति में बदलाव हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है कि जैसे कहीं पे आपने देखा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो रही है और लोगों को अलग अलग रहना पसंद आ रहा है, तो वो उन पेड़ों को काट करके वहाँ पर भवन निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, जो पर्यावरण के प्रति मानव का नकारात्मक अभिवृत्ति है। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना है। ठीक है, ये आपके सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। सतत पोषणीय विकास ये क्या होता है, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। ठीक है, यानी कि जो सतत पोषणीय विकास है वो हमें कैसे करके चलना है कि हमें अपना जीवन यापन भी करना है और हमें ये भी सोचना है कि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी अपना ठीक से जीवन यापन कर सके। ठीक है, तो ये आपका सतत पोषणीय विकास हो जाएगा। यहाँ पे आपको सतत पोषणीय विकास की दी गई है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दूसरा चैप्टर आ गया आपका मृदा भूमि जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। भूमि क्या है, पृथ्वी का 30% भाग जो है स्थल है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, 70% भाग पर क्या है, जल है। भूमि उपयोग अपन लोग किस किस चीज के लिए लेते हैं, कृषि के लिए लेते हैं, वन के लिए, चारागाह, खनन, आधारभूत ढांचा बनाने के लिए, औद्योगिकरण के लिए और शहरीकरण के लिए अपन लोग भूमि का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कि विश्व की जो 90% जनसंख्या भूमि है वो क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष जो 70% भाग है भूमि का, ये तो विरल जनसंख्या या फिर निर्जन है, यानी कि वहाँ पर लोग जो पृथ्वी का 100% यानी कि एक तो 70% भाग पर आपका क्या है, जल है। ठीक है, तो उसको तो छोड़ो, जो 30% आपका स्थल भाग है, 30 को मान लीजिए 100। ठीक है, तो इस 100 में से 30% भाग पर जो जनसंख्या है वो 90% रहती है और बाकी के 70% भाग पर केवल विरल जनसंख्या रहती है। बहुत ही छुटपुट जनसंख्या कहीं कहीं पाई जाती है, नहीं तो वो और जगह जो है वो निर्जन है। जैसे आप लोग अंटार्कटिका वाले रीजन में चला जाइए, आर्कटिक रीजन में चले जाइए, और भी आप लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको निर्जन क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। भूमि उपयोग का निर्धारण। भूमि उपयोग का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो ये एक आपको प्राकृतिक कारक, दूसरा आपका मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक में स्थलाकृति आप लोग पढ़ते हो, मृदा को पढ़ते हो, जलवायु, खनिज, जल, इसके आधार से भूमि उपयोग का निर्धारण किया जाता है। यानी कि वहाँ के लैंडफॉर्म बढ़िया होना चाहिए, मृदा जो है वो उपजाऊ होनी चाहिए, और जो जलवायु है वहाँ की वो हमारे अनुकूल होनी चाहिए कि हम उसको ग्रहण कर सकें, जल हम पी सकें वहाँ का, और वहाँ पर खनिज संसाधन भी हो सकें। इसके लिए आप लोग प्राकृतिक संसाधन यानी कि भूमि पर रहने का आप लोग निर्धारण करते हो। मानवीय कारक, जैसे वहाँ पे जनसंख्या पहले से रह रही है या नहीं, प्रौद्योगिकी वहाँ पे होती है या नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कोई आप वीरान बस्ती, अब आप लोगों से बोल देते जाओ शमशान में जाके अपना घर बना लो, आप वहाँ पे रह लो, नहीं रह पाओगे भाई। जहाँ पे जनसंख्या होती है, जहाँ पे पहले से निवास होता है, वहीं पे आप लोग रहना पसंद करोगे, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आप भी कोई काम करना चाहोगे, या फिर वहाँ पे भी आप लोग देखोगे कि वहाँ पे सब्जी की व्यवस्था है कि नहीं है, या फिर वहाँ पे परिवहन की व्यवस्था है, या फिर वहाँ पे जल की व्यवस्था है, बहुत सारी मार्केट व्यवस्था आप तो चाहिए। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं जो जनसंख्या से ही पैदा होती हैं। तो मानवीय कारक भी वहाँ पे आप लोग देखते हो, उसी के आधार पर आप लोग भूमि का उपयोग निर्धारण करते हो। साझा संपत्ति, ये सामुदायिक भूमि होती है। ठीक है, यानी कि जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये सामुदायिक भूमि होती है। वर्तमान में भूमि उपयोग प्रतिरूप व्यापक परिवर्तन से प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता बढ़ी है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ में समझाइए। तो यह एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। तो यहाँ पे देखिए, जो भूमि संसाधन का संरक्षण है, इसको देखें तो कैसे अपन लोग संरक्षण कर सकते हैं भूमि संसाधनों का। आप लोग वनारोपण कर सकते हो, यानी कि पौधे लगा सकते हो आप लोग। अतिचारण जो होता है उस पर आप लोग रोक लगा सकते हो। ठीक है, रासायनिक उर्वरकों की बजाय आप लोग जैविक कृषि करें तो आपकी जो
उपजाऊ भूमि जो होती है वो बच जाएगी। वेटलैंड का संरक्षण किया जाए, जो आपके वेटलैंड्स होते हैं उनका आप लोग संरक्षण करें। शहरी कंक्रीट जंगल की बजाय प्राकृतिक परतंत्र बनाएं, ठीक है। वर्टिकल आवास बनाएं, भूमि का दक्ष उपयोग करें और मृदा का संरक्षण करें। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनाने के लिए सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक दिया गया क्वेश्चन कि आप कहाँ तक सहमत हैं कि मानवीय कारक होते हैं दृश्य भूमि के बदलाव के कारण भारतीय मानसून में परिवर्तन हो रहा है। ये क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा गया है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे भूस्खलन आया। पश्चिमी घाट की तुलना में भूस्खलन की घटनाओं के प्राय होते रहने के कारण बताने हैं। तो चलिए अब भूस्खलन को पढ़ते हैं, आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। भूस्खलन जो होता है सैल, मलबा व ढाल के सहारे मिट्टी के बृहद संचलन को कहते हैं। आपने देखा नहीं होगा, जैसे आप अपने उत्तराखंड साइड की न्यूज़ सुनी होगी कि वहाँ पे इतने मकान दब गए। तो वो कैसे दब जाते हैं? क्योंकि भाई लैंडस्लाइडिंग इतनी फास्ट होता है कि वो लोग वहाँ से निकल ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब मलबा या ढाल के सारे जो मिट्टी होती है उसका बहुत जल्दी वहाँ से संचलन हो जाता है, वो मिट्टी गिर जाती है, बहुत बड़ा का बड़ा टीला गिरता है, तो वो आपका क्या होता है, भूस्खलन होता है। कारण इसका क्या होता है कि किस कारण से भूस्खलन होता है? तो भूकंप है, ज्वालामुखी आ जाता है, ग्लेशियर टूट जाते हैं, बाढ़ बढ़ जाती है, या फिर बादल जो फट जाते हैं, ग्लोव की घटना हो जाती है, इसके कारण क्या होते हैं, भूस्खलन आ जाता है। केस स्टडी हुई थी उत्तराखंड और पश्चिमी घाट की। अब उपाय क्या है इनके भूस्खलन के? तो जो भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान पर मैपिंग करनी चाहिए। प्राकृतिक जो परतंत्र होते हैं उनका संरक्षण यानी कि वही वनारोपण करना चाहिए, ठीक है। खनन कार्यों पर नियंत्रण करना चाहिए। जो खनन कार्य होते हैं उसके कारण जो मिट्टी होती है वो पोली हो जाती है, और पोली होने के कारण क्या होती है, वो लैंडस्लाइडिंग की जो घटना होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ग्लोव का पूर्वाकलन करना चाहिए आपको, यानी कि ग्लोव की घटना होने वाली है, इसका अपन लोगों को पूर्वाकलन करना चाहिए। और ग्लेशियरों का रियल टाइम निगरानी करनी चाहिए, यानी कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो वो ऐसा नहीं एकदम से मेल्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे मेल्ट होते हैं। तो इसका अपन लोगों को पता, जो वहाँ के हैं उन लोगों को पता रहना चाहिए कि हाँ ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो हमको जो लोग वहाँ पर निवास कर रहे हैं उनको वहाँ से हटा देंगे। प्रतिधारी दीवारों का निर्माण करना चाहिए, और जो भूस्खलन क्षेत्रों में मानव बसाव पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। विकास कार्यों से पूर्व पर्यावरण प्रभाव में आकलन किया जाना चाहिए। आगे बढ़िए। तो मृदा क्या होती है? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली जो परत होती है उसको आप लोग मृदा कहते हो। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे, मृदा से परिचित होंगे। अब यहाँ पे मृदा दी गई है, इसको देखो क्या क्या होता है यहाँ पे। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की दर से ये प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की जो मोटाई होती है उसको निश्चित करता है, यानी कितना समय पुरानी मृदा है, ये जो मृदा की मोटाई होती है उस पर निर्भर होता है। वनस्पति मंडल या फिर जो वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, यानी कि वहाँ पे किस तरीके की वनस्पति है, कौन कौन से वहाँ पे प्राणी जात रहे हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे किस तरीके के ह्यूम्स होंगे, ठीक है। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा का संचय को निर्धारित करते हैं, यानी कि जो मृदा का संचलन होता है वो वहाँ का उच्चावच कैसा है, मृदा के संचय को भी ये निर्धारित करते हैं। जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, और ये क्या होती है, पारंगता, इनको निर्धारित करती है, ठीक है। मृदा की पारंगता को कौन कौन से वहाँ के सेल हैं, रंग है, उनका गठन है, रासायनिक गुणधर्म है, खनिज की मात्रा है, ये मृदा की क्वालिटी को बढ़ाती है। यहाँ पर दिया गया जनक चट्टानें अब 6 चट्टानी पदार्थ हो जाएंगे। ये आपको चट्टानों के पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, लेयर बाय लेयर आप याद रखना है। बालू, गाद, क्ले के साथ में उपमृदा देखने को मिलेगी, और ऊपर जो आपका मृदा का ऊपरी पार्ट होता है वो आपके ह्यूमस वनस्पति के साथ में ऊपरी मृदा हो जाएगी। आगे बढ़िए। तो आगे आपका आएगा मृदा का निम्नीकरण। मृदा का निम्नीकरण कैसे होता है? तो यानी कि मृदा हटती कैसे है? वनोन्मूलन किया जाए, वर्षा का दोहन किया जाए, अतिचारण किया जाए, भूस्खलन में बाढ़ आ जाए, रासायनिक उर्वरक हों उसमें, तो जिसके कारण मृदा का निम्नीकरण होता है। यहाँ पे आप पूछा गया है कि जो क्या आप जानते हो कि जो केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। अभी अपन लोगों ने पढ़ लिया था। अपक्षय क्या होता है ये आप लोग जानते होंगे कि तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधा, प्राणी और मनुष्य के द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और वहीं पर क्षय होना अपक्षय कहलाता है। मृदा संरक्षण कैसे करेंगे? तो ये देखिए,
मल्च बना सकते हो आप लोग, ठीक है। बेद का फार्म बना सकते हो पहाड़ी क्षेत्रों में, समोच्च रेखीय जुताई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको ये बेद का फार्म देख रहे हैं, सीढ़ीदार खेती जो की जाती है उनको आप लोग बेद का फार्म बोलते हो। समोच्च रेखीय जुताई की जा सकती है, ये आपको देखिए लाइन बाई लाइन दिखाई दे रही होगी। रक्षक मेखलाएं बना सकते हो। तटीय एवं जो सूक्ष्म क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वृक्षों की श्रृंखला, जैसे ढलान वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे आप लोग पेड़ लगा सकते हो, तो इनको आप लोग क्या बोलते हो, रक्षक मेखलाएं बोलते हो। समोच्च रेखीय रोधिकाएं बना सकते हो, यानी कि बांध टाइप के बना सकते हो। चट्टानी बांध तथा भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगा सकते हो, उसके कारण भी जो मृदा स्लाइडिंग होता है, जो लैंड स्लाइडिंग होता है वो बच सकता है, ठीक है। आगे बढ़िए, जल देखें तो जल क्या होता है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जो कि भूपृष्ठ पर 3/4 भाग पर है। ये जल की उपलब्धता की समस्याएं, पीने योग्य अलावड़ी जल की जो उपलब्धता है वो कितनी है, 1% है। अलावड़ी जल कितना है, 1% से भी कम है। शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण नदियां व झीलें क्या हो गई हैं, प्रदूषित हो गई हैं, और शहरी आर्द्र भूमियों को कंक्रीट में, जो कंक्रीट के जल होते हैं उसमें बदल दिया गया है, और जल का दुरुपयोग अभी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। जल का संरक्षण अपन लोग कैसे कर सकते हैं, अशुद्ध जल को शुद्ध करने के उपाय कर सकते हैं, जैसे फिल्टर वगैरह अपन लोग यूज करते हैं। उद्योगों के द्वारा शुद्ध जल में औद्योगिक जो बहिस्राव होता है उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। आर्द्र भूमियों का संरक्षण कर सकते हैं। नदियों के प्राकृतिक प्रवाह का संरक्षण कर सकते हैं। जैविक कृषि सूक्ष्म सिंचाई का आप लोग कर सकते हो, यानी कि जैविक कृषि करो, सूक्ष्म सिंचाई करो, जो आपके खेत होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अति सिंचाई मत करो, जितना ज़रूरत है पौधों को उतनी करो। इसके लिए आप लोग मल्च बना करके सिंचाई कर सकते हो। तो मल्च से क्या होता है, जब आप मल्च बना करके सिंचाई करते हो तो पानी जो है बहुत ही कम यूज होता है, और जो आपकी मिट्टी जो होती है खेत की वो नमी बनी रहती है उसमें। वर्षा जल का आप लोग संरक्षण कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़िए, प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव। चलिए, ब्रह्मकमल ये एक औषधीय बूटी है, एस्टेरसी कुल इसका ये नाम है, आप लोग याद रखेंगे। क्षेत्र कहाँ पे पाई जाती है, तो ये फूलों की घाटी, पेंडारी ग्लेशियर, केदारनाथ उत्तराखंड में पाई जाती है, और ये केवल रात में खिलता है। तो इस फूल को आप लोग याद रखिएगा, सीटेट के माध्यम से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनिक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन ठप्रांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे हैं। यानी कि उससे क्या हो रहा है, जो गिद्ध हैं वो मर रहे हैं, और पशुओं पर ये जो औषधि है इनके उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़िए, तो जो भारत है उसमें जो गिद्ध हैं उनकी मृत्यु का प्रमुख कारण पूछा जाता है आप लोगों से, और मेनली आपसे ये सीटेट में पूछा जाता है। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे डिक्लोफेनिक, एस्प्रिन या फिर इबुप्रोफेन पीड़कनाशी ये दवाई है जिसके कारण जो गिद्ध हैं उनकी मृत्यु हो रही है। ब्लैक बक, कृष्ण मृग और काला हिरण ये आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, एमपी और महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे बढ़िए, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परतंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र होता है, उसको आप लोग राष्ट्रीय उद्यान कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है। और जैव मंडल निचय क्या होता है इसको पढ़ें, तो मानव और पर्यावरण दोनों को जो शामिल कर संरक्षण विकास को बढ़ावा देता है वो आप लोगों का जैव मंडल निचय होता है, ठीक है। इसमें दोनों का भाग होता है, मानव और पर्यावरण दोनों को शामिल किया जाता है। साइट्स क्या होती हैं, साइट्स को पढ़ें तो द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा, ये वॉशिंगटन कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था, इस पर हस्ताक्षर हुए थे 3 मार्च 1973 को, प्रभावी हुआ था 1 जुलाई 1975 से। 183 देश थे इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सरकारों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय समझौता ये रहा था, और उद्देश्य क्या था इसका, प्राणी और पौधों का संरक्षण करना, ठीक है। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और साइट्स का मुख्यालय यूएनईपी के द्वारा संचालित किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इनसे यहाँ से क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़िए, तो तीसरा चैप्टर है खनिज व शक्ति संसाधन। खनिज
दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक में आपके दो प्रकार के होते हैं, लौह खनिज और अलोह खनिज। खनिज क्या होता है? प्राकृतिक रूप से निश्चित रासायनिक संगठन होता है। सेल खनिजों का समूहन होता है। और अयस्क सेल जिनसे खनिज का खनन किया जाता है। अयस्क किसको बोला जाता है? जहाँ से अपन लोग खनन करते हैं। चलो अब धात्विक खनिज पढ़े। तो धात्विक खनिज क्या होता है? कठोर होते हैं ये, इनमें चमक होती है, विद्युत होती है और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लोग याद रख सकते हो लोह अयस्क को, मैग्नीज को, बॉक्साइट को। लोहा को देखें तो लोह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट इसमें पाए जाते हैं। अलोह में आप लोगों की सोना, चांदी और तांबा हो जाएंगे। ठीक है, अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज में आप लोग याद रखेंगे चूना को, अभ्रक को, जिप्सम को, कोयला को और पेट्रोलियम को। तो यहाँ पे एक और दिया गया, क्या आप जानते हो? सेल खनिज अवयव इनके अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। सेल के बारे में बात कर रहा है ये। और सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। ये अभी अपन लोगों ने पढ़ ही लिया था। चलिए आगे बढ़िए। खनिजों का निष्कर्षण। खनिजों का निष्कर्षण खनन, प्रभेदन और आखनन तीन तरीके से किया जाता है। अब खनन, प्रभेदन और आखनन में अंतर क्या है, इनको आप लोग जानेंगे। तो सेलों से जो खनिज निकलता है उसको आप लोग खनन बोलते हो, जिसमें आप लोग विवृत खनन और कूपकी खनन दो को पढ़ते हो। विवृत जो खनन होता है आपका, वो कम गहराई पर किया जाता है। पृष्ठ यानी कि स्तर को हटाना होता है, जो आपका एक पहली लेयर जो होती है मिट्टी की, उसको हटाना होता है, वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? विवृत खनन हो जाएगा। फिर आएगा आपका कूपकी खनन। कूपकी खनन में आप लोग गहन खनन करते हो, यानी कि बहुत अंदर तक जाते हो। फिर आता है प्रभेदन यानी कि ड्रिलिंग। इसमें आप लोग क्या करते हो? पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस जो गहन कूपों से निकाले जाते हैं, यानी कि ये भी आपके बहुत ज्यादा आंतरिक खनन किया जाता है। आखनन, आखनन यानी कि सतह के निकट खनिजों को आसानी से खोदकर निकालना, वो आप लोगों का क्या हो जाता है? आखनन होता है। आगे बढ़िए। तो यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड जो आपने एक देश सुना है, वहां पे कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़िए। चलिए, तो यहाँ पे आपको लोहे की ये खाने दी गई हैं। इनमें आपको शायद ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो वो आपको दूसरा पैप मिल जाएगा, इसको छोड़ो। ठीक है, चलो खनिजों का वितरण देखें। आग्नेय सेल, कायांतर सेल, अवसादी सेल। आग्नेय सेल और कायांतर सेल दोनों कैसे होते हैं? धात्विक खनिज होते हैं। विशाल पठार में इनको देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पे आप लोगों को आग्नेय सेल और कायांतर सेल देखने को मिलेंगे, यानी कि धात्विक खनिज देखने को मिलेंगे? तो उत्तरी स्वीडन में आप लोग जाओगे तो वहाँ पे लोहा मिलेगा आपको। ऑन्टेरियो कनाडा में जाओगे तो वहाँ पे तांबा और निकेल मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका में जाओगे तो निकेल, क्रोमाइट, लोहा और प्लेटिनम मिलेगा। अवसादी सेलों की बात करें तो अवसादी सेल जो है मानव और नवीन बलित पर्वत में ये आपको देखने को मिलेंगे। और ये अधात्विक खनिज यहाँ पे मिलेंगे, जिनमें आप लोग चूना पत्थर, और ये आपको मिलेंगे फ्रांस के काकेशस प्रदेश में, जॉर्जिया और यूक्रेन में आपको मिल जाएगा मैग्नीज। अल्जीरिया में आप लोगों को फॉस्फेट मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे आए तो एशिया में देखा जाए, एशिया में जो है लोहा पाया जाएगा भारत व चीन में। टिन पाया जाएगा चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया में। और चीन में पाया जाएगा आपका सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन। ठीक है, फिर आएंगे आप लोग यूरोप की तरफ में। यूरोप में आपको देखने को मिलेगा लोह अयस्क रूस और यूक्रेन में, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस में। ठीक है, तांबा, सीसा, जस्ता, निकेल ये आपको पूर्वी यूरोप व यूरोपीय देशों में यूरोपीय जो रूस है वहां पर देखने को मिलेगा। उत्तरी अमेरिका में जाएंगे तो उत्तरी अमेरिका में आप लोगों को लोह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा ये आपको देखने को मिलेगा कनाडियन सील्ड में। ठीक है, और कोयला आपको देखने को मिलेगा अपलेशियन प्रदेश में। पश्चिमी कॉल्डेरा में आप लोग जाओगे तो वहां पे आप लोगों को तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी देखने को मिलेंगे। दक्षिण अमेरिका में जाओगे तो वहां पे आप लोगों को लोह अयस्क ब्राजील सील्ड में देखने को मिलेगा। तांबा चिली और पेरू में देखने को मिलेगा। टिन बोलिविया और ब्राजील में देखने को मिलेगा। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपका जो लिथियम ट्रायंगल है ये आपका चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा। फिर आएंगे आप लोग अफ्रीका में। तो यहाँ पे आप लोग पहले इसको देख लीजिए, ये हीरा की एक बात किया गई है। तो क्या आप जानते हैं जो हरा हीरा होता है वो एक दुर्लभ हीरा है। ठीक है, यानी दुर्लभतम हीरा है। विश्व का प्राचीनतम जो सेल है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र
30 करोड़ वर्ष पश्चात ये बन गया था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अफ्रीका में सोना आपको देखने को मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका में, जिम्बाब्वे और जायरे में। तेल आपको देखने को मिलेगा नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला में। हीरा, सोना, प्लेटिनम ये आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगा। शब्द की उत्पत्ति पढ़ लीजिए। पेट्रोलियम शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई थी, लैटिन भाषा का शब्द है पेट्रा। सेल, ओलियम और तेल, इससे ये लिया गया है। सेल ओलियम का अर्थ क्या होता है? तेल होता है, और पेट्रोलियम का जो अर्थ होता है सेल तेल होता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आपको बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देखने को मिलेगा, और अन्य यहाँ पे सोना, लोहा, अयस्क, कोयला, टिन, तांबा, मैग्नीज देखने को मिलेगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो आपको कालगुली और कूलगार्डी 2 सोने की खाने हैं जहाँ पे सोने के बड़े बड़े निक्षेप पाए जाते हैं। अंटार्कटिका में जाओगे तो अंटार्कटिका में आपको लोहा, सोना और चांदी के भंडार देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब भारत में देख लें, भारत में कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो लोहा की बात करें तो आपको झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका में देखने को मिलेगा। बॉक्साइट झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। अभ्रक आपको झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिलेगा। भारत क्या है? विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, ये आप लोग याद रखिएगा। तांबा आप लोगों को राजस्थान, एमपी, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। मैग्नीज आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। सोना आपको कोलार, कर्नाटक में देखने को मिलेगा। कोलार वहाँ का क्षेत्र है और वहीं की ये खाने हैं। नमक, ये भारत अग्रणी इसमें रहता है और उत्पादक और निर्यातक दोनों में अग्रणी है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे आपको खनिज तेल और प्राकृतिक गैस दिए गए हैं, इनको पढ़ें, जिनके आपको लाभ, हानि और इनके लाभ। ठीक है। खनिज तेल के लाभ क्या है? आसानी से परिवहनीय है, टैंकर में ले जाया जा सकता है। पेट्रोल रसायन उद्योग के आधार पर ये चलता है। हानि क्या होती है? तेल अधिक प्लावन व गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अपक्षय होता है। निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा हो सकती है और नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं होता है। और जो प्राकृतिक गैस होती है, इसके लाभ क्या है? आसानी से परिवहनीय यानी कि पाइपलाइन के द्वारा इसको ले जाया जा सकता है, और तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ होती है, तेल से ये सस्ता होता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत देखें, ये भी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं और इनकी हानि ऊपर आपको दी गई है। चलिए, लाभ हानि दिए गए हैं, तो अब ईंधन को पढ़ेंगे। ईंधन के लाभ और उनकी हानि क्या है? तो ये सुप्राप्य है, यानी कि आसानी से प्राप्त हो जाता है और बहुसंख्यक लोगों तक ऊर्जा प्रदान करता है। हानि इसका क्या होता है? संग्रहण में अधिक समय उपयोग होता है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलाता है और हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, निर्वनीकरण करता है। कोयला के लाभ देखें तो विस्तृत रूप से ये उपलब्ध है और विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। हानि इसकी प्रदूषण का ये स्रोत होता है और परिवहन के लिए भारी होता है। जल विद्युत की देखें लाभ और हानि, तो ये प्रदूषण मुक्त होता है, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है और ये काफ़ी सस्ता होता है। हानि अगर इसकी देखी जाए जल विद्युत की, तो स्थानीय समुदाय का विस्थापन यहाँ पे होता है, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन हो जाता है और स्थापित करने में ये काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होता है। ठीक है। अब पवन ऊर्जा देखें। पवन ऊर्जा के लाभ, ये प्रदूषण मुक्त होता है, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत लगती है, सुरक्षित और साफ होता है। लेकिन हानि इसकी क्या होती है? ध्वनि प्रदूषण होता है। पवन चक्कियों को स्थापित करना एक महंगा काम होता है। रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण जो संकेतक होते हैं उनमें व्यवधान आ सकता है, पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। सौर ऊर्जा का लाभ क्या होता है? असमाप्य होती है, प्रदूषण मुक्त होती है। हानि इसकी क्या होती है? खर्चीला होता है, स्रोत के विस्तृत होने से ये ऊर्जा बर्बाद करता है। ज्वारीय ऊर्जा, लाभ इसका होता है प्रदूषण मुक्त होता है, असमाप्य होता है। हानि इसकी वन्यजीव आवास का नष्ट होना और दोहन में कठिन होता है। अब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में आप लोग परमाणु ऊर्जा को पढ़ेंगे, इनके लाभ और हानि। तो लाभ इसका होता है बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करता है। हानि इसकी क्या होती है? जो रेडियो एक्टिव व्यर्थ होते हैं उनको उत्पन्न करता है, खर्चीला काफी ज्यादा होता है। बायोगैस, कम लागत होती है, उपयोग में आसान होता है, जैव व्यर्थ करने का जो उपयोग होता है बायोगैस उत्पादन करता है। ठीक है। हानि इसकी हरित गृह प्रभाव का कारण होता है। भूतापीय ऊर्जा, लाभ इसका होता है
स्वच्छ पर्यावरण हितैषी एवं हर समय उपलब्ध होता है। हानि इसकी होती है शहर से बहुत दूर अव्यवस्थित होने के कारण विद्युत वाहन बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत को पढ़ लिया। अब ऊर्जा संसाधन यहाँ पे देखिए शॉर्ट में दिया गया है। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। कोयला जो है तापीय ऊर्जा इसको बोला जाता है। क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा चीन में, यूएसए में, जर्मनी में, रूस में, दक्षिण अफ्रीका में और फ्रांस में। भारत में आप लोगों को रानीगंज, पश्चिम बंगाल में, झरिया, धनबाद, बोकारो और झारखंड में कोयला देखने को मिल जाएगा। पेट्रोलियम जिसको आप लोग काला सोना कहते हो, ये कहाँ कहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, यूएसए, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया में आप लोगों को पेट्रोलियम देखने को मिल जाएगा। भारत में आप लोग जाओगे तो भारत में आपका एक डिगबोई क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले पेट्रोलियम यहीं पे पाया गया था, तो असम में है। बॉम्बे हाई मुंबई में है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा में आपको पेट्रोलियम देखने को मिल जाएगा। क्या आप जानते हैं कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी होती है एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि ये पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में बहुत कम प्रदूषण करती है और काफ़ी सस्ती भी होती है इनसे। आगे बढ़े तो प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड में देखने को मिलती है। भारत में आप जैसलमेर, केजी बेसिन, त्रिपुरा और बॉम्बे हाई में आपको देखने को मिल जाएगी। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश जो था वो नॉर्वे था, आप लोग याद रखिएगा। जल विद्युत पराग्वे, नॉर्वे और ब्राजील चीन में है। पवन ऊर्जा नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूएस, यूके, स्पेन में आपको पवन ऊर्जा देखने को मिल जाएगी। परमाणु ऊर्जा यूएसए, यूरोप, रूस, चीन और भारत में। यूरेनियम की जो स्थान है वो आपको भारत में राजस्थान और झारखंड में देखने को मिलेंगे। थोरियम के स्थान आपको केरल, मोनाजाइट और बालू आपको देखने को मिल जाएगी। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा होती है, उसको आप लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हो, जिसमें यूएसए अग्रणी राष्ट्र है और उसके बाद में आपका न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, मध्य अमेरिका हो जाएगा। भारत की बात करें तो भारत में मणिकरण ये आपका हिमाचल में है। पुगा घाटी लद्दाख में है। ज्वारीय ऊर्जा रूस, फ्रांस, कच्छ की खाड़ी और भारत में कहाँ पे होती है, कच्छ की खाड़ी में होती है। बायोगैस मृत पौधे व जंतु अवशेष होते हैं और गोबर, इनके द्वारा आपकी गैस बनाई जाती है, जिनको आप लोग बायोगैस बोलते हो। जैविक अपशिष्टों को बैक्टीरिया के द्वारा अपघटित कर मीथेन व CO2 में बदलना बायोगैस होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है आप लोगों का कृषि। अब कृषि के बारे में अपन लोग जानेंगे। कृषि एक प्राथमिक क्रिया होती है और अनुकूल स्थलाकृति मृदा, जलवायु कृषि हेतु आवश्यक तत्व होते हैं। यानी कृषि अपन लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे स्थलाकृति अनुकूल तो यानी कि मैदानी क्षेत्र हो और मृदा वहाँ पे अनुकूलतम हो, मृदा जो हो उपजाऊ हो और जलवायु वहाँ की अच्छी हो, तो वो कृषि के लिए क्या हो जाते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कल्चर क्या होते हैं। कल्चर यानी कि आगे अपन लोग एग्री, शहरी, कृषि, बीटी इनको पढ़ेंगे, तो ये आपसे पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर यानी कृषि व पशुपालन होता है। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन होता है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन होता है। विटीकल्चर अंगूरों की खेती यानी कि द्राक्ष कृषि इनको बोलते हैं, द्राक्षा कृषि इनको बोलते हैं। और हॉर्टिकल्चर उद्यान यानी कि फल और सब्जियां यहाँ पे की जाती हैं। एपीकल्चर जहाँ पे मधुमक्खी का पालन किया जाता है। यहाँ से आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो जो कृषि है उसमें कैसे काम किया जाता है, तो निवेश, प्रक्रम और निर्गत, यानी कि इनपुट कितना करेंगे, प्रोसेस कैसे किया जाता है और आउटपुट अपन लोगों को क्या मिलता है। फसल है जुताई, बुवाई, छिड़काव यहाँ पे किया जाता है। अब जैसे निवेश अपन लोग किस तरीके से करते हैं, मशीनरी का प्रयोग करते हैं जब कृषि करते हैं, बीज खाद का उपयोग करते हैं, मानव श्रम इसमें लगता है, जल लगता है और उसके बाद में मृदा की जांच की जाती है। अब प्रक्रम इसमें क्या क्या किया अपन लोगों ने, प्रोसेस क्या किया, जुताई की, बुवाई की, छिड़काव किया। निर्गत यानी कि आउटपुट अपन लोग को क्या मिला कि उससे अपनी फसल उत्पन्न हो गई, तो ये कृषि पद्धति होती है। अब यहाँ पे देखिए मानवीय निवेश, निवेश और भौतिक निवेश क्या होता है। निवेश जो होता है दो प्रकार का होता है, मानवीय निवेश और भौतिक निवेश। मानवीय निवेश में आपका भंडारण हो जाएगा, श्रम हो जाएगा, मशीनरी और रसायन हो जाएगा। और आपका भौतिक निवेश जिसमें आप लोगों का सूर्य प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा और ढाल, ये आपके कैसे हो जाएंगे, भौतिक निवेश हो जाएंगे। अब यहाँ पर जैविक कृषि की बात करी जा रही है, तो जैविक कृषि को देख लें। जैविक कृषि इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद्यों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी इनका उपयोग किया जाता है।
फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। ठीक है, आजकल जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह लौकी जो है इतनी बड़ी है और शाम को उसमें इंजेक्शन लगाया, लौकी इतनी बड़ी हो गई और सुबह वो मंडी पहुंच गई। तो इस तरीके का जो जैविक कृषि होती है वो नहीं किया जाता है। कृषि के प्रकार देखें तो आपकी निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि दो प्रकार की होती है। निर्वाह कृषि में आप लोग याद रखेंगे जो आवश्यकता एवं भरण पोषण किया जाता है, यानी कि आप लोगों की जितनी आवश्यकता है उतना आप लोग कृषि करते हो और आपका भरण पोषण आसानी से हो जाता है। निम्न उत्पादकता यहाँ पर की जाती है और निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी व मशीनीकरण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो वही अपन लोग देखें वाणिज्यिक कृषि को, तो वाणिज्यिक कृषि जो होती है बाजार में विक्रय हेतु की जाती है, यानी अपन लोगों को मंडी करनी है कृषि और पशुपालन दोनों का। उच्च उत्पादकता होती है और उच्च स्तरीय यहाँ पे एससीटी मशीनीकरण का उपयोग किया जाता है। निवेश यहाँ पे बहुत ज़्यादा किया जाता है। गहन कृषि कौन सी होती है? जोत का यहाँ पे आकार जो होता है वो छोटा होता है। श्रम प्रधान कृषि होती है, यानी कि यहाँ पे श्रम बहुत ज़्यादा होता है। गहन कृषि कैसे? जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है और जो कृषि का जो क्षेत्र होता है बहुत छोटा होता है, तो उसमें जो श्रम कैसा होता है मानव के द्वारा किया जाता है। बहुफसली व्यवस्था होती है, यानी कि एक ही जगह पे अपन लोग को गेहूं करना है, सरसों करना है, चना करना है और यहाँ पे अपन लोग को सब्जी भी उगाना है, तो वो छोटे छोटे क्षेत्र में अपन लोग को ये करना होता है। मुख्य फसल यहाँ पे होती है गेहूं, मक्का। और क्षेत्र में आप लोग याद रखें कि जो गहन कृषि है वो कहाँ पे की जाती है, तो दक्षिण में दक्षिण पूर्व एशिया, सघन जनसंख्या वाले जो मानसूनी प्रदेश होते हैं वहाँ पे आप लोगों की गहन निर्वाह कृषि की जाती है। आगे बढ़े तो आगे आप लोगों की आदिम निर्वाह कृषि कौन सी होती है? तो ये स्थानांतरी व चलवासी पशुचारण होता है, यानी कि एक जगह पे अपन लोगों ने 2 से 3 साल यहाँ पे खेती कर ली, फिर 3-4 साल बाद अपन लोगों ने यहाँ पे चले गए, फिर यहाँ पे खेती करने लगे क्योंकि ये वाली जो जमीन थी वो पड़ती हो जाएगी। तो इस तरीके की जो खेती होती है उसको आप लोग स्थानांतरी कृषि कहते हो या फिर आदिम निर्वाह कृषि बोलते हो। जो आदिम निर्वाह कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि होती है, वनों को काटकर जलाकर कृषि की जाती है। राख जो होता है मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। मुख्य फसल यहाँ की मक्का, रतालू, आलू, कशाबा, कर्तन व दयन कृषि को अन्य नामों से जाना जाता है। भूमि की उर्वरता समाप्ति पर दूसरी जगह पर कृषि की जाती है। क्षेत्र आप लोग याद रखें कहाँ पर ये कृषि की जाती है, तो अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पूर्व भारत में। झूमिंग कृषि भी इसको बोला जाता है भारत में। अब अन्य अन्य जगह पर अन्य अन्य देशों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे झूमिंग इसको उत्तर भारत में कहा जाता है, मिल्पा इसको मैक्सिको में कहा जाता है, रोका ब्राजील में कहा जाता है, लदांग इसको मलेशिया में कहा जाता है। चलवासी पशुचारण सहारा के जो अर्ध शुष्क व शुष्क प्रदेश है, मध्य एशिया, राजस्थान व जम्मू एंड कश्मीर है भारत का, वहाँ पे आप लोगों का चलवासी पशुचारण किया जाता है। चारे व पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग जाते रहते हैं, तो ये कौन सी हो जाएंगी? चलवासी पशुचारण हो जाएंगे। ठीक है, अब वाणिज्यिक अनाज कृषि देखें तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में आप लोग गेहूं और मक्का की फसल करते हो। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के जो शीतोष्ण घास क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये वाली कृषि की जाती है। अत्यधिक ठंड, वर्धन काल के जो बाधिन होते हैं ये क्या करती है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उस टाइम में ये जो कृषि होती है उसमें बाधा डलती है और इस कारण ये कैसी है, एक फसल होती है, एक ही साल की एक फसल होती है ये। मिश्रित कृषि देखें तो जो मिश्रित कृषि होती है, खाद्यान्न फसल किया जाए और उसी के साथ में पशुपालन किया जाए, यानी कि चारा की फसल की जाए, तो वो आप लोगों की मिश्रित कृषि होती है। क्षेत्र आपके यूरोप, पूर्वी जो यूएसए है, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर ये कृषि की जाती है। रोपण कृषि में आप लोग चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसल की जाती है। क्षेत्र याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय प्रदेश और मलेशिया में रबड़ किया जाता है, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय का उत्पादन किया जाता है जो कि रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। गहन यहाँ पे श्रम लगता है, श्रम यहाँ पे गहन लगता है। तकनीकी और पूंजी यहाँ पे व्यवस्था लगी जाती है, तकनीकी खेती की जाती है। ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खेतों के पास में होता है और गहन परिवहन जाल होता है इसका। ठीक है, अब मुख्य फसलें यहाँ की है, ये मुख्य फसलें कौन कौन सी जो अपन लोग यूज करते हैं पर डे में, तो चावल जो है मुख्य फसल अपनी मानी जाती है, जिसमें आप लोग उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय फसल इसको कहा जाता है। जो चावल होता है इसके लिए किस तरीके का तापमान चाहिए होता है, तो तापमान यहाँ पे उच्च चाहिए होता है, अधिक आर्द्रता चाहिए होती है, वर्षा चाहिए इसके लिए ज़्यादा, और जलोढ़ मृदा चाहिए होती है जो कि चीका युक्त, जिसमें जल धारण करने की क्षमता हो। क्षेत्र आप लोगों को चीन जो है पहले स्थान पर, उसके बाद में भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र आ जाएगा। भारत में जो पश्चिम बंगाल, असम में उपयुक्त दशाओं के कारण साल में 2 से 3 फसलें हो जाती हैं चावल की। गेहूं है
ठीक है। गेहूं जो मध्यम तापमान व वर्षा में ये उत्पन्न होता है। शीत ऋतु में रबी की फसल होता है। सस्य कर्तन कटाई के दौरान उच्च तापमान मृदा दोमट मिट्टी में ये पैदा होता है। और क्षेत्र यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में आप लोगों की गेहूं की खेती की जाती है। आगे बढ़ेंगे तो मिलेट मोटा अनाज जो होता है इसको देखें तो कम उपजाऊ व बलुई मिट्टी होती है। ठीक है, जो मिलेट्स होता है या फिर मोटा अनाज होता है कम उपजाऊ होता है और बलुई मिट्टी में ये पैदा होता है। कम वर्षा इसको चाहिए होती है, उच्च से मध्यम तापमान चाहिए होता है। फसलों में आप लोग याद रखेंगे ज्वार, बाजरा और रागी को। क्षेत्र यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो नाइजीरिया, चीन, नाइजर, पश्चिमी क्षेत्र यहाँ पे जो कि बाजरा के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दक्षिण भारत का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है वहाँ पर रागी उत्पन्न की जाती है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए दिया गया कि आप जानते हैं जो मक्का है उसको कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, जो विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए। मक्का के माध्यम से देखें तो मक्का जो है मध्यम तापमान इसके लिए चाहिए होता है, वर्षा और अधिक धूप चाहिए होती है। ये उपजाऊ इसके लिए मृदा चाहिए होती है, अपवाहित मृदा चाहिए होती है। और क्षेत्र में आप लोग याद रखेंगे उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको। फिर अन्य फसल आएगी आप लोगों की कपास। कपास के लिए उच्च तापमान चाहिए होता है, हल्की वर्षा चाहिए होती है। 200 सेंटीमीटर इसको यानी कि 200 से 250 दिन इसको पाला रहित चाहिए होता है। दिन में तेज चमकीली धूप चाहिए होती है और काली व जलोढ़ मृदा यहाँ पर चाहिए उपजाऊ। ठीक है, काली और जलोढ़ मृदा जो होती है वो कपास के लिए ज़्यादा सुइटेबल होती है। क्षेत्र में आप लोग याद रखेंगे चीन, यूएसए, भारत, पाक और जो आपका ब्राज़ील मिश्र क्षेत्र है। आगे बढ़ें तो पटसन। पटसन जो है जिसको सुनहरा रेशा कहा जाता है, इसके लिए जलोढ़ मृदा उपजाऊ होती है, उच्च तापमान चाहिए होता है, भारी वर्षा चाहिए होती है, जलवायु इसकी आर्द्र होती है, उष्णकटिबंधीय फसल है। क्षेत्र भारत और बांग्लादेश में ये काफ़ी ज़्यादा पैदा होता है। आगे बढ़िए तो कॉफ़ी पढ़ेंगे। कॉफ़ी गर्म और आर्द्र जलवायु में पैदा होती है। स्वअपवाहित दोमट मृदा इसके लिए चाहिए होती है, पर्वतीय ढाल पर पैदा की जाती है। ब्राजील जो कि अग्रणी राष्ट्र है इसका कॉफ़ी का, और कोलंबिया भारत में पैदा की जाती है। रोचक तथ्य में अपन लोग देखें तो जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की थी, तो आप लोगों से कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी था, बकरी चराने गया था। अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी सदाहरित जो पौधे थे उनकी फलियों को चक्कर देखा और जिन्हें उनकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थीं। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया कि ये भाई कॉफ़ी का पौधा है, तुम भी पियो। ठीक है, आगे बढ़िए। चाय, तो जो बागान होते हैं उसमें ठंडी जलवायु, वर्ष वर्ष सम वितरित उच्च वर्षा यहाँ पे होती है। यानी कि जो चाय होती है वो कहाँ पे होती है, बागानों में होती है। जलवायु इसको ठंडी चाहिए होती है और वर्ष वर्ष सम वितरित उच्च वर्षा इसको चाहिए होती है। ढाल यहाँ पे मंद चाहिए होता है और सुअपवाहित दोमट मृदा इसमें चाहिए होती है। गहन श्रम प्रदान खेती होती है और क्षेत्र भारत, श्रीलंका, चीन में कृषि की जाती है। कृषि का विकास केस अध्ययन जो किया था भारत और किसान में और यूएसए के किसान में। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया कि निर्वाह कृषि कहाँ पे की जाती है, स्थानांतरी, जलवासी। तो वो आप लोगों ने उनके क्षेत्र के नाम पढ़ लिए तो आप आसानी से समझ जाओगे। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन है, इनको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़िए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉरी क्वेश्चन नहीं, चैप्टर नंबर नेक्स्ट 5वां चैप्टर आप लोगों का उद्योग। उद्योग के बारे में देखें तो जो उद्योग आता है अपन लोग का, तो ये आपका द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। ठीक है, जो कृषि था वो प्राथमिक था, उसके बाद में द्वितीय कौन सा हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। उद्योग का संबंध जो होता है आर्थिक गतिविधि से होता है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। तो चलिए इनको देखें। कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा, खनिज आधारित उद्योग हो जाएगा, समुद्री उत्पाद आधारित हो जाएगा और वन आधारित। आकार के आधार पर निवेश, रोजगार, उत्पादन, तो जिसमें लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग हो जाएंगे। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक यानी कि राज्य स्वामित्व होता है, निजी क्षेत्र ठीक है, निजी क्षेत्र वाला जो अपना उद्योग होता है यानी कि हम अपना पर्टिकुलर है हमारे क्षेत्र में। संयुक्त क्षेत्र उद्योग हो जाएगा, सहकारी क्षेत्र
जैसे आप लोग का अमूल है, सुधा डेयरी है, सहकारी उपक्रम है, ये सहकारी में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो जो यहाँ पे उद्योग दिखाया गया है उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, संबंध अवस्थिति संबंधी कारक यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे आपने इंडस्ट्री लगाई, इसमें सबसे पहले आप लोगों को पूंजी लगानी पड़ेगी, श्रम लगाना पड़ेगा, और कच्चा माल तो चाहिए ही चाहिए, विद्युत चाहिए, उसके लिए भूमि चाहिए, परिवहन चाहिए, संचार चाहिए, और उसके लिए बाजार की व्यवस्था आपको चाहिए जहाँ पे आप लोग मंडी कर सको, और आपको जल की व्यवस्था यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको चाहिए, तब आपकी इंडस्ट्री सफल हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। आगे बढ़िए, तो औद्योगिक तंत्र देखें, जिसमें आप लोग निवेश, यानी कि वही जैसे आप लोगों ने कृषि का पढ़ा था उस तरीके से आपका ये औद्योगिक तंत्र चलेगा। प्रक्रम चलेगा, निर्गत चलेगा, यानी कि क्या आप लोग इनपुट लगाओगे, क्या आप उसका प्रोसेस करोगे, क्या आप उसका आउटपुट आप लोगों को क्या निकलेगा। तो निवेश में देखिए श्रम लगेगा, कच्चा माल लगेगा, भूमि लगेगी, जल लगेगा, परिवहन लगेगा, विद्युत लगेगा। प्रोसेस जब होगा उसका परिष्कृत माल बनेगा, और जो आपको आउटपुट मिलेगा, यानी कि अंतिम उत्पाद जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार होगा, तो वो आप लोगों का क्या होगा, आउटपुट निकलेगा। चलिए अब औद्योगिक प्रदेश देखें। औद्योगिक प्रदेश अनेक उद्योगों की अवस्थिति एक साथ। ठीक है, समूहन प्रभाव का लाभ, लागतों में कमी होती है, आधारभूत ढांचा, परिवहन जाल, बाजार, सस्ता श्रम, ये सब यहाँ पे आपको चाहिए होता है औद्योगिक प्रदेश के लिए। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, जैसे आपका पूर्वोत्तर अमेरिका का है, पश्चिमी व मध्य यूरोप में है, पूर्वी यूरोप का क्षेत्र हो जाएगा, और पूर्वी एशिया, ये आपके औद्योगिक प्रदेश हैं। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समुद्री पत्तनों के समीप में, प्राकृतिक संसाधनों के निकट, परंतु बढ़ती विज्ञान प्रौद्योगिकी, परिवहन क्रांति, वैश्वीकरण आदि के कारण वर्तमान में जो उद्योग है, इन प्रदेश का बंदरगाहों की ओर स्थानांतरण हो रहा है। यानी कि अपन लोग कहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं आप लोगों को जो रॉ मटेरियल की होती हैं वो पास में मिल सकें, और साथ में आपको परिवहन व्यवस्था मिल सके, मार्केट सिस्टम मिल सके, वहाँ पे आप लोग उद्योग लगाना पसंद करते हो। ठीक है, आगे बढ़िए। अब भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश देखें तो कौन कौन से भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। तो मुंबई में जो पुणे समूह है, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा, विशाखापट्टनम गुट्टूर औद्योगिक प्रदेश, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, औद्योगिक प्रदेश है। सनराइज उद्योग क्या बोलते हैं, इस सनराइज उद्योग आप लोगों को यूजीसी नेट में भी पूछा गया, सीटेट में भी पूछा गया है, यानी कि अभी ट्रेंड में ये वाला क्वेश्चन चल रहा है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जो सनराइज उद्योग होते हैं, यानी कि उभरते हुए उद्योग, इनका नेट में शायद आप लोगों से एग्जाम्पल पूछा गया था। ठीक है, तो जो सनराइज उद्योग होते हैं, जैसे आपका ऑटोमोबाइल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, पर्यटन, ज्ञान से संबंधित जो उद्योग होते हैं वो सनराइज उद्योग है। मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस, ये एक विपदा हुई थी, त्रासदी आई थी भोपाल में, जो कि 3 दिसंबर 1984 को आई थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये एक छोटा सा उसमें पॉइंट बना के दिया गया था, तो यहाँ पे ये लिख दिया है। आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़े। अब प्रमुख उद्योग जो है उनके वितरण देख लीजिए। तो लोहा इस्पात उद्योग, इसका वितरण जर्मनी, यूएसए, चीन, जापान, रूस और भारत में है। यह एक आधारभूत व पोषक उद्योग है, क्योंकि इसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, लोहा इस्पात की बात हो रही है यहाँ पे। अवस्थिति के कारक, यहाँ पे श्रम चाहिए होता है, पूंजी चाहिए, परिवहन, जल, कच्चा माल, लोह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, और मांग और उनका बाजार। यानी कि ऐसा नहीं है कि जहाँ पे लोहा की मांग है नहीं है, अपन लोग ने वहाँ पे इंडस्ट्री लगा ली, अब बैठे आराम से, भाई कोई तो हमसे अपना ऑर्डर लगाए, कहीं से तो हमारा सामान जाए। तो भाई मांग होनी चाहिए, मांग के आधार पर वहाँ पे बाजार होना चाहिए, तो ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं आपने इंडस्ट्री लगा ली, फाइनल प्रोडक्ट आपका बन के तैयार हो गया तो आप फ्री हो गए, मांग भी तो होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। भारत के जो प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन केंद्र हैं इनको देखेंगे। तो भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भद्रावती, विशाखापट्टनम, सलेम, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, केस स्टडी हुआ था जमशेदपुर में, जहाँ पे टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, इसको स्वामित्व क्षेत्र में ये बनाया, निजी क्षेत्र स्वतंत्रता पूर्व बाद में ये सरकार के स्वामित्व में हुआ था, और शुरुआत इसकी हुई थी 1907 में। जमशेदपुर की बात कर रही है ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, ये आप लोग याद रखें कहाँ पर, जमशेदपुर में है। आगे बढ़िए, तो यहाँ पे देखिए
कभी कभार ये नदी पूछ ली जाती है। तो कौन सी नदी यहाँ पे स्वर्ण रेखा है, खरकई नदी है। जमशेदपुर ये आपका हमारी पत्तन हो जाएगा। टाटा इस्पात कार्य यहाँ पे हो रहा है। टाटा रेलवे स्टेशन हो जाएगा। ये सब यहाँ पे टाटा के नाम से है। चलिए आगे बढ़िए। अवस्थिति यहाँ पर क्या क्या है, लोहा अयस्क है, कोयला है, मैग्नीज है, इनके निक्षेप यहाँ पे पाए जाते हैं। झरिया की जो खाने हैं वहाँ से यहाँ पे कोयला आता है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यहाँ पे लोहा अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज आता है। बंगाल से जो नागपुर रेल मार्ग यहाँ पे चलता है। बड़ा बड़ा बाजार जो होता है वो कोलकाता में चलता है। निवेश सरकार के प्रोत्साहन के द्वारा यहाँ पे निवेश लगाया गया था। श्रम जो आसपास के क्षेत्र होते हैं वहाँ से लोग आते हैं, वो यहाँ पे श्रम करते हैं। अन्य उद्योग यहाँ पे रसायन के हैं, और जो इंजन के पुर्जे बनते हैं, कृषि उपकरण बनते हैं, मशीन बनते हैं, टिन की चादरें बनती हैं। ये यहाँ पे अन्य उद्योग किए जाते हैं जमशेदपुर में। आगे बढ़िए। पिट्सबर्ग, चलिए पिट्सबर्ग को जाने। तो जो पिट्सबर्ग है ये महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। कोयला अवस्थिति केंद्र यानी कि यहाँ पे कोयला है। लो अयस्क मिनासेटा से मिलता है। नौ परिवहन ग्रेट लेक्स जलमार्ग से आता है। और आपका ओहियो, मोनोग्रहेला और अल्घनी ये नदियां हैं जहाँ से आपका क्या चलता है, परिवहन चलता है। क्या आप जानते हैं जो ग्रेट लेक्स है इसका नाम सुपीरियर, हिरन, ओंटेरियो, मिशिगन और इरी है। इन 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो कि अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। ठीक है, जो ग्रेट लेक्स है उनके अन्य नामों पर, अन्य जगह पर अन्य नाम है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब आगे आएगा आपका सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में 18वीं सदी की जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे पूर्व सूती वस्त्र उद्योग हस्तकताई पर निर्भर था, और बाद में ये पॉवरलूम आदि के द्वारा निर्मित होने लगा। भारत में प्राचीन सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र आप लोग याद रखेंगे, शहरों यहाँ पे वस्त्र मिलते हैं। जो ढाका है वहाँ पे मलमल के वस्त्र मिलते हैं। मसूलीपट्टनम में छींटा मिलता है। कालीकट में केलिको मिलता है। और बुरहानपुर, सूरत, बड़ोदरा में सुनहरी जरी वाले वस्त्र मिलते हैं। आगे बढ़िए। भारत में जो प्रथम वस्त्र उद्योग है कब बना, 1818 ईस्वी में फोर्ट गैलेस्टर कोलकाता में बना था, और कुछ समय बाद ये बंद हो गया था। 1854 का टाइम आया तो प्रथम सफल यंत्रीकृत वस्त्र उद्योग लगा, कहाँ पे, मुंबई में बना। प्रारंभ में जो ये उद्योग था महाराष्ट्र व गुजरात में विकसित था, क्योंकि आर्द्र जलवायु थी, तटीय बंदरगाह था, अवस्थिति थी, यानी कि तटीय बंदरगाह के पास में था ये, और कच्चा माल मिल जाता था, सस्ता श्रम यहाँ पे मिल जाता था, निवेश इसका अच्छा हो जाता था। वर्तमान में विकास कैसे हो रहा है तो ये देखिए। वर्तमान में विकास, उद्योग अवस्थिति में बदलाव हो रहा है। आर्द्रता जो हो रही है कृत्रिम हो रही है। कच्ची कपास ही शुद्ध होती है। वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में वजन कम नहीं होता है, यानी जब आप लोग वस्त्र बनाते हैं जितना वजन आपका कपास का होता है उतना ही वजन इसका हो जाता है, कपड़े का। इसलिए देश के जो विभिन्न भाग हैं वहाँ पर सूती वस्त्र केंद्र बन चुके हैं। जैसे आपका कोयम्बटूर है, कानपुर है, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पानीपत, इन क्षेत्रों में आप लोगों को क्या बन चुके हैं, अभी आज के टाइम में सूती वस्त्र के केंद्र बन चुके हैं। केस स्टडी हुई थी। केस स्टडी को देखें तो जो अहमदाबाद में, अहमदाबाद का यहाँ पे साबरमती नदी है इसके किनारे पर है। भारत का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है। जो पहली सूती वस्त्र मिल थी वो 1859 में यहीं पे बनाई गई थी। अनुकूल अवस्थिति इसकी क्या थी कि यहाँ पे कपास उत्पादन केंद्र जो था वो नजदीक था। आदर्श यहाँ की जलवायु थी। सस्ता व कुशल श्रम मिल जाता था। एज ऑफ इंडिया डूइंग बिजनेस सुविधा थी यहाँ पे, और पूंजी व निवेश परिवहन जाल था। बंदरगाह यहाँ पे पास में था, तो कई सारी अनुकूलतम स्थितियां थी जिसके कारण जो अहमदाबाद है वहाँ पे सूती वस्त्र मिल लगाई गई थी। नोट करके एक दिया गया कि जो हाल ही में यहाँ पे उत्पन्न समस्या, पुराने वस्त्र उद्योग जो है वो बंद हो चुके हैं, नवाचार का अभाव हो रहा है, और देश के अन्य भागों में वस्त्र केंद्र निर्मित हो रहे हैं। यानी कि जो अहमदाबाद, जो पहले वाला अहमदाबाद था वो अब यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अब आगे बढ़े। ओसाका। ओसाका जो है, जैसे अपना अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, वैसे ही ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र है, और नदी कौन सी है, योडो नदी है यहाँ पे। बंदरगाह की अवस्थिति है। आयातित कच्चे माल पर ही निर्भर है, यानी कि यहाँ पे कच्चा माल इसके पास में नहीं है, आयात करता है दूसरे देशों से। कहाँ कहाँ से निर्भर करता है ये, मिस्र से, भारत से, चीन से, और ये क्या लेता है वहाँ से, कपास लेता है। उच्च गुणवत्ता व कम मूल्य के कारण वैश्विक बाजार में इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा कपड़ा बनाने लग गया है। सूचना प्रौद्योगिकी को देखें तो यह जो है उद्योग सूचना संग्रहण, प्रक्रम व वितरण को व्यवहार में लाते हैं। वैश्वीकरण व उदारीकरण के कारण विकास में करता है ये। अवस्थिति इसकी देखी जाए तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस में एज ऑफ
डूइंग बिजनेस के मानक होते हैं, संसाधन की उपलब्धता होती है, लागत व बुनियादी ढांचे यहाँ पे हैं। आईटी सेक्टर के प्रमुख केंद्र सिलिकॉन घाटी, कैलिफोर्निया में और बेंगलुरु में है। ठीक है, केस स्टडी हुई थी तो जो आपका बेंगलुरु है दक्कन के पठार में है, जिसको आप लोग सिलिकॉन पठार बोलते हो। वर्ष पर मृदु जलवायु यहाँ पर रहती है, धूल मुक्त रहता है, यानी कि धूल वगैरह यहाँ पर नहीं रहती है। आधारभूत ढांचा इंटरनेट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है, कम खर्चीला है। सूचना प्रौद्योगिकी नीति सर्वप्रथम 1952 में कर्नाटक सरकार के द्वारा घोषित की गई थी। बेंगलुरु में सर्वाधिक जो आईटी महाविद्यालय हैं, शिक्षा संस्थान, आईटी सेक्टर में कुशल मानव श्रम देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़िए, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका, अच्छा ये तो हो गया आपका, यानी कि ये आपकी क्लास 8 की बुक हो चुकी है कंप्लीट। अब आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9 को नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।